बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ मोहम्मद अवैस नदीम और आप लोग सब इस वक्त मौजूद हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग विद अवैस। हमारा सेकेंड ईयर मैथ्स की कराची बोर्ड की प्लेलिस्ट का आगाज़ हो चुका हुआ है, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आज से पहले हम लोग 9 वीडियो लेक्चर्स तक लेक्चर्स को मुकम्मल कर चुके हुए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है उसके अंदर वीडियो लेक्चर नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हम लोग जो 9 लेक्चर्स को डिस्कस कर चुके हुए हैं उसके अंदर चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर एक्सरसाइज नंबर 2.1 को अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे डिस्कस कर लिया था, जबकि 2.2 को तकरीबन हमने एंड कर दिया था, 90% मुकम्मल हो चुकी थी। और आज ये लास्ट लेक्चर होगा प्रोबेबली इसका एक्सरसाइज नंबर 2.2 का। तो आज के इस वीडियो के अंदर देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो पहला है आज के लेक्चर का वो है क्वेश्चन नंबर 24। देखते हैं हमसे क्या बात कही जा रही है। हमें बोला जा रहा है कि एक लाइन है, द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए -12, -13, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए के, और मुझे कहा जा रहा है कि एंड बी -2, -5 ऑन दिस लाइन। अब ये वाली बात अगली है यहाँ से, ऑन दिस लाइन फाइंड अ पॉइंट हुज एब्सिसा इज इक्वल टू 3। आप सब कहेंगे कि सर आपकी कोई बात समझ में नहीं आई, आपने क्या बात कही है, अपनी बात को काइंडली थोड़ा एलेबोरेट करें। तो मैं आप सबको अपनी बात को एलेबोरेट करते हुए बताऊंगा कि मेरे पास एक लाइन है, कोई भी लाइन हो सकती है वो। अब ये जो लाइन है मेरे पास, ये वाली लाइन जो है पास हो रही है, कहाँ से हो रही है पास, ये वाली लाइन मेरे पास पास हो रही है 2 पॉइंट से। वो 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, वो वाले पॉइंट्स मेरे पास हैं, एक पॉइंट ए -12, -13 एंड द नेक्स्ट वन पॉइंट इज बी -2, -5। अब ये 2 पॉइंट्स थे, इनसे एक लाइन थी, कोई भी लाइन हो सकती है वो, जो कि कट करती हुई जा रही है। तो अब इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने देखा है कि एक लाइन जो पास होती हुई इन 2 पॉइंट से होती हुई गुजरी है। अब मुझे क्या करना है आगे, अगली बात, यहाँ तक चीज़ को समझने के बाद, यहाँ तक चीज़ें क्लियर करने के बाद अगली चीज़ है मेरे पास जो सवाल में कही जा रही है कि ऑन दिस लाइन, इस लाइन के ऊपर, एक लाइन को आप ऑन दिस लाइन, इस लाइन के ऊपर फाइंड अ पॉइंट, एक पॉइंट को फाइंड आउट करें, आप इस पॉइंट को फाइंड आउट करें हुज एब्सिसा इज इक्वल टू 3। यानी कि ये जो लाइन है आपके पास, इस लाइन की आप पॉइंट को फाइंड आउट करके बताएं हमें कि इस लाइन का पॉइंट क्या है। और साथ में उसने हमें ये बात बता दी कि जो एब्सिसा है इसका, हमारे पास एब्सिसा बराबर है, किस चीज़ के बराबर है, एब्सिसा हमारे पास बराबर है x = 3 के। यानी कि हमें पॉइंट्स निकालने हैं, हमें 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे 2 चीज़ें, हमें एक के अंदर यहाँ पे निकालना है x और दूसरे वाले के अंदर हमें निकालना है y। और किस तरीके से निकालेंगे इस चीज़ को देखेंगे। अब यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, अपना पूरा प्रॉपरली काम करते हुए करेंगे, हर चीज़ को सॉल्यूशन लिखेंगे जब, तो इसके बाद हमारे पास अब नेक्स्ट काम होगा, हम लिख देंगे चीज़ों को कि गिवन डेट, हमें कौन कौन सी चीज़ें गिवन है। यानी कि गिवन पॉइंट्स आर हमारे पास a -12, -13 है, जो पहला हमें गिवन पॉइंट है, और एंड b -2, -5। अब ये 2 चीज़ें हमें वो हैं जो कि हमें गिवन थी, सवाल के अंदर हमें बताई गई थी। अब हमें जो अगली बात बताई जा रही है हम लिखेंगे उसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि जो एब्सिसा है, एब्सिसा हमारे पास हमेशा चैप्टर नंबर 2 के अंदर x के बराबर होगा, ये चीज़ हमें याद रखनी होगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि एब्सिसा इज इक्वल टू 3, यानी कि कहा जा रहा है x इज इक्वल टू 3। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x इज इक्वल टू 3। आई होप सो कि ये बात आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, मुझे ये बात पता चल रही है अपनी डायग्राम बनाने से, ये वाला कॉन्सेप्ट मेरे पास यूज़ हो रहा है डिवीजन ऑफ अ लाइन का, और डिवीजन ऑफ अ लाइन के अंदर मैंने जो काम करना है और जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है वो कौन सा होगा, अब आगे डिस्कस करेंगे। अब इसके अंदर मैं अपना काम करते हुए लिखूंगा कि यूजिंग फार्मूला, यूजिंग फार्मूला, जो मेरे पास फार्मूला होता है यहाँ पर वो वाला होगा, एक दफ़ा x के रिस्पेक्ट से और एक दफ़ा y के रिस्पेक्ट से। पहले मैं लिखने लगा हूँ x के रिस्पेक्ट से, तो वो मेरे पास होगा m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ये वो इक्वेशन नंबर 1 है जिसको मैंने खुद अपने पास से नाम दिया है। और अगर मैं y के रिस्पेक्ट से इसी फॉर्मूला को लिखूंगा अब, तो मेरे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब अगर मैं एक और काम करूं कि मैं बोलूं कि इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लॉयज डेट, इक्वेशन नंबर 1 को मैं चलाऊं और यहां चलाने के बाद बोलूं एज पर द क्वेश्चन मेरे पास x जो है बराबर है 3 के, सो पुट द वैल्यू
अब जब मैं यहाँ पे वैल्यू को पुट करवा दूंगा इसके अंदर, तो फिर मेरे पास क्या काम होगा, मुझे ये चीज़ देखनी है। इक्वेशन में 1 को मैंने एम्प्लॉयज डेट किया, अब x की जगह पे मैंने जस्ट क्या काम किया, मैंने x की जगह पे 3 लगा दिया। आई होप सो कि यहाँ तक आप सबको मैं अपनी बातें समझाने में कामयाब हो गया हूँगा इंशाल्लाह। यहाँ पे मैंने x की जगह पे 3 पुट कर दिया। m1 मुझे नहीं मालूम, तो m1 को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। अब मेरे पास x1 और x2 क्या चीज़ है वो देखनी है। अब यहाँ दोबारा बात करते हुए इस चीज़ को आप सबको समझाता जाऊँगा कि ये वाला पॉइंट है मेरे पास x1, y1, ठीक है, और ये दूसरा पॉइंट है मेरे पास x2, y2, यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दोनों के जो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स से मैंने इनको नाम दे दिया x1, y1 और यहाँ पे x2, y2 का। अब जब यहाँ पर मैं देखूंगा कि मेरे पास x1 और x2 किसके बराबर है, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास मेरा जो x1 है वो मेरे पास बराबर है किसके, x1 इज इक्वल्स टू -12। तो यहाँ पर मैं -12 की वैल्यू पुट कर दूंगा और अपनी याद दहानी के लिए यहाँ पे आसानी के लिए लिख रहा हूँ -12, और यहाँ पे मेरे पास है ये चीज़ -2 x2 मेरे पास आ गया -2 के बराबर। अब मैंने यहाँ पर क्या काम करना है, अब मैं जस्ट यहाँ पे जो x2 है उसकी जगह x2 को पुट करूँगा। x2 की जगह -2 आ रहा है तो मैंने यहाँ पे -2 को पुट करवा दिया। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा प्लस m2 और x1 मेरे पास बराबर है -12 के, तो यहाँ मैंने -12 को पुट करवा दिया। अगर आप सबको इसको देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं एक दफ़ा दोबारा लिख देता हूँ ताकि आप सबको ये बात आसानी के साथ समझ में आ सके। -2 m1, यहाँ -2 मल्टीप्लाई बाय m1 होगा, -2 m1 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस इज -12 m2। अब यहाँ तक मेरे पास आ गई चीज़ें -12 m2 तक। अब यहाँ पे m1 प्लस m2 अपनी जगह पे स्टिल मौजूद था। अब ये 3 मल्टीप्लाई होगा m1 प्लस m2 से, तो बनेगा 3m1 प्लस 3m2 और इज इक्वल्स टू -2 m1 एंड -12 m2। अब मैं ये करूँगा कि 3m1 जो है 3m1 को m1 के साथ लिख दूंगा, यानी कि इसको इधर भेज दूंगा, मेरे पास बन जाएगा +2m1, और इसको अगर मैं वहाँ भेजूंगा तो मेरे पास माइनस के अंदर आंसर आएगा -12 m2 और माइनस का 3m2। आई होप सो कि यहाँ तक आप सबको मेरी बातें समझ में आ चुकी होंगी इंशाल्लाह। 5m1 बन जाएगा मेरे पास, जब 3 प्लस 3m1 प्लस 2m1 होगा तो 5m1 इज इक्वल टू -12m2 -3m2, आंसर आ जाएगा माइनस का 15m2। अब यहाँ तक काम सारा करने के बाद अब मैंने नेक्स्ट काम क्या करना है, अब नेक्स्ट काम मुझे ये करना है कि मुझे रेशोज़ को निकाल देना है सही से करके, यानी m1 अपॉन m2 कर दूंगा और इज इक्वल्स टू, अब मैंने ये वाला काम करना है कि जिस तरह मैं रेशो को रेशो के नीचे लिख दिया, अब मैं नंबर को नंबर के नीचे लिख दूंगा, यानी कि -15 अपॉन 5, -15 अपॉन में 5, तो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 15। अब मेरे पास आ जाएगा m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू -3 अपॉन 1। ये मैंने अपनी याद दहानी के लिए अपॉन में 1 लिख दिया है। अब मैंने जस्ट ये वाला काम करना है कि m1 रेशो m2 इज इक्वल्स टू 3 रेशो -1। लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीकाकार होता है, लास्ट वाली वीडियो के अंदर भी इस चीज़ को डिस्कस किया था और आप लोगों को बताया था कि मुझे कोशिश करनी है और मुझे लिखना है कि जब भी मेरे पास पॉइंट यहाँ पर होगा ऊपर तो मैं उसको नीचे लिख दूंगा। ये एक स्टैंडर्ड तरीकाकार है मेरे पास। अब आप बोलेंगे कि सर आपने तो कहा था कि रेशोज़ को तो हमें फाइंड आउट करना नहीं है, तो फिर रेशोज़ को हमने क्यों फाइंड आउट किया, इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि मुझे क्या चीज़ निकालनी थी, मुझे निकालने थे पॉइंट्स। पॉइंट्स थे मेरे पास क्वेश्चन मार्क। पॉइंट्स मेरे पास क्या होते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट्स मेरे पास थे एक्स एंड वाई। एक्स की वैल्यू गिवन थी जो कि मेरे पास बराबर थी 3 के, कहा गया था कि एब्सिसा इज इक्वल टू 3, जबकि वाई की वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन मार्क थी, तो वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क था। अब मुझे वाई को निकालना है, तो अब मैं क्या काम करूंगा, मैं लिखूंगा कि इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लॉइज डेट, इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लॉइज डेट करके अब मैं करूंगा कि वाई नहीं मालूम तो वाई को वैसे ही छोड़ दूंगा, और m1 m2 मेरे पास मौजूद है। अब यहाँ पर एक दफ़ा मैं तरीके से सारी चीज़ें लिख देता हूँ ताकि आप सबको मेरी बातें समझने में मज़ीद आसानी हो सके। m1 इज इक्वल टू 3 एंड m2 इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे मेरे पास जो है y1 और y2 वो क्या है उसको देखेंगे। अब y1 मेरे पास बराबर है -13 के, जबकि मेरे पास y2 बराबर है -5 के, तो इन दोनों को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। y1 इज इक्वल टू -13 एंड y2 इज इक्वल टू, एक दफ़ा दोबारा देख लेंगे, मेरे पास y2 बराबर है -5 के, तो अब मैंने यहाँ पे लिख देना है -5। अब यहाँ पर मैं क्या काम करूँगा, अब अपने फॉर्मूले को पुट करूँगा। एक दफ़ा पहले फॉर्मूले को लिख देता हूँ, इसके बाद अगला काम करेंगे। m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय
m1 प्लस m2 और अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे तमाम वैल्यूज़ को पुट कर दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएंगी वो m1 मेरे पास बराबर था 3 के, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख देना है, और y2 मेरे पास यहाँ बराबर है -5 के, तो मैंने यहाँ पे -5 लिख दिया, प्लस m2 मेरे पास बराबर है -1 के, यहाँ -1 लिख दिया, और y1 मेरे पास बराबर है किसके, -13 के, तो यहाँ पे -13 लिख दिया, अपॉन m1 और प्लस m1 मेरे पास बराबर है 3 के, और ये -1 के बराबर हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा y इज इक्वल्स टू -5 3 ज़ा 15, माइनस माइनस प्लस इज माइनस, और 5 3 ज़ा 15, -15 आ गया, एंड माइनस माइनस इज प्लस, 13 1 ज़ा 13 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे होगा कि 3 - 1 मेरे पास आंसर आ जाएगा 2। और अब जो मेरे पास यहाँ पर चीज़ बनेगी वो ये बनेगी कि मेरे पास यहाँ पे आंसर अब ये बनना है कि -15 प्लस 13, तो आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू -2/2। और यहाँ पे जब मैं इनको कट कर दूंगा आपस में, तो कट करने के बाद मेरे पास जो चीज़ें बनेंगी आंसर के तौर पर वो ये बन जाएंगी कि 1 ज़ा एंड 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पर मेरे पास ये आंसर बनेगा कि y इज इक्वल टू -1। और इस तरीके से मुझे जो चीज़ फाइंड आउट करनी थी वो मैं आसानी के साथ फाइंड आउट करने में कामयाब हो जाऊंगा, और यही तक करके मेरे पास जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24 का वो फाइंड आउट हो जाएगा, और इंशाल्लाह ताला मेरा आंसर सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 24 किया था, बिल्कुल सेम एस्टेज अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को। और क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा जा रहा है, ये चीज़ इंशाल्लाह ताला मैं अब आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। मुझे कहा जा रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है मेरे पास, a straight line passes through the points C 2, -3 and D -6, 5, यानी कि बिल्कुल सेम एस जो लास्ट क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट था वही वाला मेरे पास यूज़ हो रहा होगा इसके अंदर। यानी कि अगर मैं इसको फिगर को बनाने की कोशिश करूं तो मेरे पास क्या चीज़ होगी और किस तरह से होगी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा अभी। मुझे कहा जा रहा है कि एक लाइन है मेरे पास, वो कोई भी लाइन हो सकती है, जिसके पास है दो पॉइंट्स हैं। कौन कौन से हैं? दो पॉइंट्स मुझे बताए गए कि जनाब अली आपके पास दो पॉइंट्स हैं। जो दो पॉइंट्स आपके पास हैं C2, -3, मैंने इसको C2, -3 कंसिडर कर लिया। यहाँ पे मैं इसको नेम दे रहा हूँ C2, -3, पॉइंट C है और उसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं। अगला मुझे कहा जा रहा है कि एंड D -6, 5। अगला पॉइंट मेरे पास है D -6, 5। अब इन चीज़ों को देखने के बाद यहाँ तक आई होप सो कि आप सबको सवाल समझ में आ चुका होगा कि यहाँ तक क्या कहना चाह रहे थे वो। अब इसके बाद अगली बात है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन अ लाइन हुज ऑर्डिनेट इज इक्वल टू -5। अब वो कह रहे हैं कि अब आपको एक पॉइंट फाइंड आउट करना है उस लाइन के ऊपर, ठीक है, यानी कि आपको x या y में से किसी को फाइंड आउट करना है, ठीक है, जिसके अंदर हुज ऑर्डिनेट इज इक्वल टू -5। अब आपको ये बात मैंने बहुत अच्छे से समझाई थी कि एब्सिसा आपके पास बराबर होता है x के, जबकि आपके पास जो ऑर्डिनेट होता है चैप्टर नंबर 2 के अंदर वो हमेशा आपके पास बराबर होगा, ऑर्डिनेट हमेशा बराबर होगा y के, यानी y इज इक्वल टू ऑर्डिनेट एंड x इज इक्वल टू एब्सिसा। आपको सवाल के अंदर कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप लोगों को जस्ट ये बात कही जा रही है सारे सवाल के अंदर कि जनाब आपके पास जो चीज़ है ऑर्डिनेट की, यानी कि आपके पास जो ऑर्डिनेट है वो क्या चीज़ है, कहा जा रहा है कि हुज ऑर्डिनेट इज इक्वल टू -5, यानी कि मैं यहाँ पे बस इजीली लिख दूंगा कि y इज इक्वल टू -5। अब ये मेरे पास कंडीशन है। बाकी सारा का सारा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा आसान है, और तमाम की तमाम चीज़ें वही हैं जो कि लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर हमने डिस्कस की थी और जिस काम को हम लोगों ने किया था। अब मैं क्या काम करूँगा, अब जस्ट मैं इसको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। अब मैंने यहाँ पर ये करना है कि यूजिंग डिवीजन ऑफ अ लाइन फार्मूला, डिवीजन ऑफ अ लाइन फार्मूला जब मैं इस्तेमाल करूँगा, x इज इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, लेकिन मैं इसको पहले अब कंसिडर नहीं कर सकता हूँ बिकॉज मेरे पास x यहाँ पर अननोन है। तो यहाँ पर अब मैं क्या काम करूँगा, यहाँ जस्ट अब मैंने ये वाला काम करना है कि y मेरे पास जो कि m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय, सॉरी ये मिस्टेक हो गई यहाँ पे, y1 अपॉन m1 प्लस m2 है, मैं इसको पिक करूँगा, यानी कि ये वाला मेरे पास है फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है? ये वाला फॉर्मूला मेरे पास है डिवीजन ऑफ अ लाइन का फॉर्मूला। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पर काम करना है आगे, और जो काम अब मैं करूँगा वो ये होगा कि मैंने जस्ट डायरेक्टली y के अंदर वैल्यू पुट करनी है -5, और -5 को यहाँ पे लिखने के बाद m1 5m1 और -5m2 इज इक्वल टू
y2 और y1 की जगह पे मैं कोऑर्डिनेट्स को पुट करूंगा और ये चीज़ें मेरे पास क्या होंगी, ये चीज़ आपको एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि किसी को भी कोई क्यूरी ना रहे इसके अंदर। अब पिछले वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर मैं अब लिख दूंगा कि C2 -3 मेरे पास बराबर है x1 y1 के, जबकि D-6 5 की जगह मेरे पास जो चीज़ें हैं वो x2 y2 के बराबर हैं। आई होप सो कि यहाँ तक आप सबको तमाम की तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी इंशाल्लाह ताला। अब यहाँ पर मैंने जस्ट y2 और y1 की जगह पे इनकी वैल्यूज़ को पुट करना होगा जो इनके मुझे कोऑर्डिनेट्स दिए गए होंगे। यहाँ पर मैं इनको पुट करूँगा और इसके बाद ये वाला काम करने के बाद मेरे पास m1 और m2 आ जाएंगे, बिल्कुल सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 24। बहुत इजीली इंशाल्लाह ताला आप लोग कर लेंगे अगर आपने पिछले क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ समझा है और उसको डिटेल के साथ चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को लिया है, तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए कोई इशू नहीं होगा इस वाले क्वेश्चन के अंदर। अब इसके बाद आपने क्या काम करना है, अब आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो चुका होगा कि अब आपके पास m1 और m2 आ चुके होंगे। कोई भी आंसर हो सकता है, वो आपके पास ये दो आंसर्स आ चुके होंगे। अब आपने यहाँ पर दोबारा लिखना है कि x = m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब यहाँ पर आपके पास अब x अननोन है। अब आपने x को फाइंड आउट करने के लिए जो m1 और m2 का आंसर आया होगा यहाँ पर आपने यहाँ से उसको उठा के इसको पुट करवाना है, यहाँ पर m1 की जगह पे m1 को और m2 की जगह पे m2 को, और उसके साथ ही अब आपके पास x1 भी मौजूद होगा जो कि ये है 2, और यहाँ पर x2 आपके पास बराबर होगा -6 के, तो अब आपको ये भी मालूम होगा और आपको इसका भी पता होगा। अब आपने क्या काम करना है जनाब आली, अब आपका काम बहुत ज़्यादा आसान होगा। अब आपने जस्ट इन तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे m1 प्लस m2 को पुट करवाएंगे और करवाने के बाद अब आपने बहुत आसानी के साथ x का अपना आंसर लिख लेना है। आई होप सो कि आप सबके सब इसको बहुत आसानी के साथ कर लेंगे। अगर आप में से किसी को अभी भी कोई क्यूरी इसके अंदर आ रही है उस क्वेश्चन के अंदर, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इस वक्त आप लोग यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग विद अवैस पर मौजूद हैं। इंशाल्लाह ताला मेरा ये मोटिव रहेगा हमेशा कि आप लोगों को मैं बेहतरीन तरीके से चीज़ें गाइड कर सकूं। तो फिर मैं आपको इस वाले क्वेश्चन का जो होगा सारा का सारा सॉल्यूशन इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा एक PDF फाइल के लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, जहां से आप इसको देख सकते हैं और इंशाल्लाह ताला बहुत आसानी के साथ चीज़ों को समझ सकते हैं और कॉन्सेप्ट्स को पिक कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला आपको कोई किसी किस्म की क्यूरी इस सवाल के सॉल्यूशन के अंदर नहीं होगी इंशाल्लाह अज़ीज़। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को किस तरीके से हम करेंगे और वो वाला क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपको अगर मैं बताऊं इन दोनों क्वेश्चन में से ये वाला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट और कितना इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि मेरे पास क्वेश्चन नंबर 25 एंड 24 ये कितना इंपॉर्टेंट और कितना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये 24 और 25 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ये आने की सलाहियत रखता है। इस वजह से आपको चाहिए कि आप इसको अच्छे तरीके से अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छा कर लीजिए 24 और 25 क्वेश्चन को। इसके अलावा अगर मैं बाकी क्वेश्चंस की भी साथ साथ एक बात करते हुए गो थ्रू देता चलूँ सबको, तो इसके अंदर ऐसा होगा कि 23 भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या 23 आ सकता है या फिर क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास आ सकता है। ये दोनों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों में से कोई एक सवाल आ सकता है, और यहाँ पर 24 एंड 25 में से दोनों में से कोई एक सवाल आ सकता है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो आपने इस हिसाब किताब से इन चीज़ों को देखना है और कोशिश करनी है कि आप चीज़ों को अच्छे तरीके के साथ पिक कर सकें और इनको सॉल्व कर सकें। और इसके अलावा अगर मैं देखूं 23 के अलावा कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन नंबर 22 है जिसको हम लोगों ने कल डिस्कस किया था इंटरसेप्ट वाले फॉर्मूला के साथ, तो आपने इसको भी देखना है एक दफ़ा अच्छे तरीके के साथ, ताकि आपको ये चीज़ें भी क्लियर हो सकें और समझ में आ सकें। अब इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 20 एक इंपॉर्टेंट होगा, क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास एक इंपॉर्टेंट होगा एंड क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप चाहें तो बेशक आप अपनी बुक के ऊपर इस तरह से सर्कल बना लीजिए ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है, ताकि आप अगर सिर्फ इंपॉर्टेंट की भी प्रैक्टिस कर लें तो भी ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी साबित हो सकें। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 एक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सबसे मैं करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है वो वाला कॉन्सेप्ट मेरे पास होगा एक्सरसाइज नंबर 2.5 वाला, यानी कि इन तमाम सवालों के अंदर जो 2.5 के अंदर एक फार्मूला इस्तेमाल होगा 2 पॉइंट फार्मूला, इस वाले सवाल को मैंने उसके थ्रू करना है, इस वजह से मैं इस वाले क्वेश्चन को भी डिस्कस नहीं करवाऊंगा। इसको मैं करूंगा जब 2.5 को डिस्कस करवा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको उस टाइम ये वाला सवाल देखने को मिलेगा और आपको मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे तरीके के साथ ये वाला सवाल भी समझा सकूँ। तो आपने इसको फिलहाल पेंडिंग पे रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं मुकम्मल करवा चुका हूँ, जो कि एक इंपॉर्टेंट सवाल था। क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस कर चुके हैं इन्हीं वीडियो लेक्चर्स के अंदर, और अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप उसको देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने लगे हैं वो वाला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13,
जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा अभी बुक के अंदर से डिस्कस करते हुए चीज़ों को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको चाहिए कि इसको मजीद अच्छे तरीके के साथ आप प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चन को समझने के बाद। अब इस सवाल के अंदर क्या कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, आपको सबसे पहली वाली बात कही जा रही है कि फाइंड द रेशो। आपको पता चल गया कि m1 रेशो m2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है आपके पास, तो यहाँ पर आपने डायरेक्टली काम करते हुए बस लिख देना है कि m1 रेशो m2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वी हैव टू फाइंड। स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, आपको स्टेप्स लाजमी शो करवाने चाहिए। नेक्स्ट है कि इन विच वाई एक्सिस डिवाइड द ज्वाइन ऑफ -5,3 एंड 8,6। अब यहाँ पर क्या बात कही जा रही है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वाई एक्सिस जो है वो कट कर रहा है, वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है। किस चीज को डिवाइड कर रहा है? -5,3 एंड 8,6 को। इनको मैंने ए और बी का नाम अपने पास से दे दिया अपनी आसानी के लिए। अब यहां पर मुझे अगली बात क्या कही जा रही है, मुझे कहा जा रहा है कि ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। पॉइंट ऑफ डिवीजन यानी कि वो पॉइंट जो कि डिवाइड करवाने का सबब बन रहा है, जो कि डिवाइड करवा रहा है। किसको डिवाइड करवा रहा है? इन दो पॉइंट्स को, यानी कि वो वाला कौन सा पॉइंट है जो कि पॉइंट ऑफ डिवीजन है। तो इस वाले पॉइंट को भी मुझे फाइंड आउट करना है, यानी कि मुझे दो चीजें फाइंड आउट करनी है। पहली चीज मेरे पास क्या होगी? पहली चीज मेरे पास होगी कि m1 रेशो m2, ये पहली चीज है मुझे जो चीज फाइंड आउट करनी है, ये पहली चीज होगी। और ये दूसरी चीज है मुझे जो चीज फाइंड आउट करनी है। दूसरी चीज मुझे कही जा रही है कि पॉइंट ऑफ डिवीजन। और पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या चीज है? आई होप सो कि मैं आप सबको समझाने में कामयाब हो चुका हूँ। ये वाला मेरे पास पॉइंट ऑफ डिवीजन होगा। अब इन दो चीजों को मुझे फाइंड आउट करना है, क्या काम करना है और किस तरीके से करना है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे डिवाइड द ज्वाइन ऑफ यानी कि लाइन की डिवीजन की बात की जा रही है। तो मुझे ये बात यहाँ से तो पहले ही पता चल जाएगी कि अब मुझे यहाँ पर किस चीज को इस्तेमाल करना है। मुझे यहाँ पे m1 x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और उसके साथ ही मुझे इसको इक्वेशन में 1 का मैं नाम दे सकता हूँ अपनी आसानी के लिए। और इसके साथ मुझे y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 इसको डिस्कस करना है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और यहाँ पर मेरे पास ये वाली चीज़ बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। अब मैंने यहाँ पर किन चीज़ों को देखना है, क्या काम करना है, किस तरीके से करना है, इस चीज़ को देखूंगा मैं। मुझे m1 भी फाइंड आउट करना है, मुझे m2 भी फाइंड आउट करना है। ये दोनों चीज़ें मेरे पास है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या काम करना है, अब आप मुझे कह सकते हैं सर ये सवाल तो बहुत मुश्किल है, हम लोग किस तरीके से करेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपके लिए इंशाल्लाह ताला मुश्किल नहीं होगा, इसको आसान बना दिया जाएगा। अब हमने क्या काम करना है, हमें क्योंकि ये बात पता है कि वाई एक्सिस पर कोई चीज़ कट हो रही है, यानी कि यहाँ पर डोमिनेंसी किसकी है? वाई एक्सिस की। अब आप मुझे सब बताएं, क्या इस वाली जगह पर, क्या इस यहाँ पर वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट पर क्या मेरे पास, मुझे ये बात पता होती है कि जहां पर y एक्सिस होता है वहां पर हमेशा x एक्सिस हमेशा हमारे पास 0 होता है, यहाँ पर x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो मैं यूज करूंगा इक्वेशन नंबर 1 को, और इक्वेशन नंबर 1 को यूज करते हुए 0 पुट करवा दूंगा। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लॉइज डेट, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लॉइज डेट 0 इज इक्वल टू m1 मुझे नहीं मालूम, इसको छोड़ दूंगा। x1 और x2 मेरे पास क्या है, इसको लिख देता हूँ। x1 y1 मेरे पास ये होगा, एक दफ़ा आपकी आसानी के लिए यहाँ पे भी लिख देता हूँ x1 y1, और ये x2 y2। और यहाँ पर अब मैंने क्या करना है, मुझे क्योंकि पहले ज़रूरत जिस चीज़ की है वो है x2 की, तो बता देता हूँ x2 क्या है मेरे पास। यहाँ पे मेरे पास 8x2 होगा, और x1 मेरे पास यहाँ पर क्या है, x1 मेरे पास बराबर होगा -5 के। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया -5। अब मैंने यहाँ पर नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम अब मैंने जस्ट ये करना है कि यहाँ पर मैंने तमाम की तमाम वैल्यूज़ को पुट करवाना है। यानी कि अब मैं ये काम करूँगा कि x2 की जगह पे वैल्यू को जो पुट करवाऊंगा वो 8 होगी, और साथ में प्लस का निशान m2, और x1 की जगह पे आएगा मेरे पास -5 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब यहाँ से m1 प्लस m2 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे जब भी जाएगा अब मेरे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाएगी 0 इज इक्वल टू 8m1 और -5m2। यहाँ पर अगर मैं 8m1 को अपनी जगह पे ही रहने दूं, लेकिन इसको मैं 5m2 को इक्वल टू के उधर भेज दूं, तो मेरे पास ये पॉजिटिव का हो जाएगा। अब नेक्स्ट मेरे पास काम क्या होगा, और नेक्स्ट मैंने चीज़ को किस तरीके से डिस्कस करना है उसको देखूंगा। अब यहाँ पर मैंने ये वाला काम करना होगा कि मुझे ये बात पता है कि मेरे पास क्या चीज़ आ गई थी, अब मेरे पास आ गई थी 8m1 इज इक्वल टू 5m2। अब मैं यहाँ पर इसको जस्ट लिख दूंगा इस तरीके से एक दफ़ा दोबारा आप सबकी आसानी के लिए, इज इक्वल टू 5m2। अब मैंने यहाँ पर ये करना है कि m1 अपॉन m2, m1 की जगह पे m1 के नीचे m2 को, यानी रेशो के नीचे रेशो को, और नंबर के नीचे नंबर को लिख दूंगा, यानी कि 5/8। अब मेरे पास ये टोटल बन जाएगा m1 रेशो m2 इज इक्वल टू 5/8। और यहाँ तक करने के बाद मेरे पास क्या चीज़ आ गई है, मेरे पास अब मेरे रिस्पेक्टिव रेशोज़ आ गए हैं।
यानी कि मेरे पास जो मेरा करने वाला पहला काम था उस चीज़ को मैंने कर लिया है। पहले वाला काम अब मेरा मुकम्मल हो चुका हुआ है। अब मैंने क्या काम करना है, अब मैंने अपना दूसरा काम करना है। और मेरे पास जो दूसरा काम होगा मेरा वो जस्ट ये होगा कि अब मैंने इसके बाद अब कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। यानी कि मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, अब मेरे पास y एंड x होगा, x एंड y। मैं आप सबको समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से। मैं जस्ट ये बात कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास अब ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन था, पहला जो सवाल था यानी कि ये वाली चीज़ m1:m2, मैं इसको फाइंड आउट करने में कामयाब हो चुका हूँ। लेकिन अब मुझे जिस चीज़ को फाइंड आउट करना है वो है पॉइंट ऑफ डिवीजन, जो कि मेरे पास क्वेश्चन मार्क था। अब जबकि क्योंकि मैं इसको अभी तक फाइंड आउट नहीं कर सका, अब मैंने इसको फाइंड आउट करना है। किस तरीके से करूँगा, आइए इसको देखते हैं। अब मैंने यहाँ पर जस्ट ये काम करना है कि अब मैं सबसे पहले उठा लूँगा इक्वेशन नंबर 1 को। इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं उठा लूँगा तो मेरे पास क्या चीज़ बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 एम्प्लॉयज डेट। अब मैं यहाँ पर इसको एम्प्लॉयज डेट करूँगा और एम्प्लॉयज डेट करने के बाद मैंने अब जो काम करना होगा वो वाला काम मेरे पास जस्ट ये वाला होगा सिंपली, कि अब मैंने यहाँ पर x को 0 के बराबर इक्वल नहीं करना है। क्योंकि अब मैं किस चीज़ को फाइंड आउट कर रहा हूँ, मैं क्योंकि x को फाइंड आउट करने लगा हूँ, इस वजह से मैं x इक्वल्स टू ऐसे लिखा रहने दूंगा और पूरी इक्वेशन दोबारा लिखूंगा m1x2 प्लस m2x1 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब यहाँ से x इज इक्वल टू m1 मुझे पता है 5 लिख दिया और x2 मुझे मालूम है कि x2 क्या था मेरे पास, x2 मेरे पास बराबर था 8 के, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 8। अब इसके बाद प्लस m2 मेरे पास बराबर है 8 के, तो यहाँ पर मैंने दोबारा 8 लिख दिया और यहाँ पर x1 मेरे पास क्या है, x1 मेरे पास है -5, तो यहाँ पर अब मैं लिख दूंगा -5 और अपॉन में m1 प्लस m1 है 5 जबकि मेरे पास m2 है 8। तो अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि x इक्वल टू 5 8 40 और -40 डिवाइड बाय 5 प्लस 8 हो जाएगा 13। अब 40 - 40 है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो मेरे पास आंसर आएगा x इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 13। कोई भी चीज़ जो कि ऊपर में 0 आ जाए, नीचे नहीं, अगर नीचे आ जाएगी कोई भी चीज़ 0 में, जैसे 13/0 होता फॉर एग्जाम्पल, तो ये मेरे पास 0 नहीं बनता, ये मेरे पास फिर बन जाता 13/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, बिकॉज 0 कॉन्ट बी डिवाइडेड, 0 को आप डिवाइड नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है आपके पास। अब आपने क्या लिखना है, खैर x इक्वल टू 0, तो यहाँ पर मेरे पास जो आंसर बन गया कोऑर्डिनेट्स के लिए वो आ गया पहला आंसर x इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या चीज़ करनी है नेक्स्ट, अब उसको देखते हैं। अब चूंकि मेरे पास x इक्वल टू 0 आ चुका था, तो अब इसके बाद मैंने नेक्स्ट काम करना है दोबारा उस तरीके से फॉर्मूला यूज़ करते हुए, डिवीजन ऑफ अ लाइन का फॉर्मूला यूज़ करूंगा। फॉर्मूले को यूज़ करने के बाद मुझे चीज़ पता चलेगी y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m1 प्लस m2 यहाँ पर हो जाएगा। y को मुझे फाइंड आउट करना है, तो अब मैं क्या करूंगा और किस तरीके से करूंगा चीज़ों को, अब इसको देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो काम करना है वो ये करना है कि मैंने देखना है मेरे पास m1 क्या था, m1 किसके बराबर था। तो यहाँ पर मुझे ये बात पता है कि मेरे पास m1 बराबर है 5 के, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा m1 5 और y2 को देखना है, y2 मेरे पास अब किस चीज़ के बराबर था, तो y2 को देखता हूँ अब मैं यहाँ पर, तो मुझे बात पता चल जाएगी। अब एक दफ़ा मैं आप सबकी आसानी के लिए यहाँ पर लिख भी दूंगा एक दफ़ा कि मेरे पास जो y2 होगा, y2 मेरे पास है 6 के बराबर, तो यहाँ पे y2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, जबकि y1 मेरे पास बराबर है 3 के। एक दफ़ा आप सबको दोबारा दिखा देता हूँ मैं, y1 इज इक्वल टू 3 था, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा y1 की जगह पे 3। आई होप सो कि अब ये तमाम चीज़ें आप सबको बहुत अच्छी तरीके के साथ समझ में आ चुकी होंगी और क्लियर हो चुकी होंगी। अब मैंने यहाँ पर क्या काम करना है, अब मैंने y2 की जगह पे मुझे 6 को पुट करना है, तो मैंने यहाँ पे 6 को पुट कर दिया प्लस m2 मेरे पास बराबर है किसके, m2 मेरे पास बराबर है 8 के, तो यहाँ पर मैं 8 को पुट कर दूंगा। अब 8 को पुट करवाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे m2 की जगह पे 8 को पुट करवा दिया, अब ये y1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, y1 की जगह पे 3 लिख दूंगा। अब अपॉन में m1 प्लस m1 मेरे पास दोबारा मुझे पता है बराबर है 5 के, जबकि मेरे पास m2 बराबर है 8 के। अब मैं नेक्स्ट काम ये करूंगा कि 6 5 30 प्लस अब 8 3 मेरे पास आता है हमेशा 24। अब इसके बाद मैंने काम करना है कि 5 प्लस 8 मेरे पास 13 के बराबर आ जाएगा। अब मैंने ये वाला काम करना होगा कि 30 प्लस 24 मेरे पास 54 आ जाएगा और अपॉन में 13 ऐसे ही। अब मैं देखूंगा क्या मैं इसकी कटिंग वगैरह कर सकता हूँ, तो मैं इसकी कटिंग वगैरह नहीं कर सकता हूँ, तो फिर इस वजह से मैं इस चीज़ को डायरेक्टली ऐसे ही छोड़ दूंगा। अब मैंने ये वाला काम ये करना है कि इस चीज़ को फाइंड आउट करने के बाद और इस सारे के सारे काम को करने के बाद अब मैं यहाँ पर अपना फाइनल एक आंसर लिख दूंगा जो कि मैंने फाइंड आउट कर लिया। रिजल्ट होगा पूरा का पूरा, एक दफ़ा मैं तरीके के साथ आप सबके सामने लिख देता हूँ उस रिजल्ट को कि रेशोस
m1:m2 इज इक्वल टू 5:8, 5:8, यानी कि ये मेरे पास आंसर नंबर 1 था, जो पहली चीज मुझे फाइंड आउट करनी थी क्वेश्चन में। और मेरे पास दूसरी चीज क्या थी? दूसरी चीज मेरे पास डियर स्टूडेंट्स ये थी कि मुझे फाइंड आउट करने थे पॉइंट ऑफ डिवीजन को, यानी कि मुझे पॉइंट ऑफ डिवीजन वो पॉइंट जिस पे लाइन डिवाइड कर रही थी इनको, यानी कि मुझे इसके x, y को मुझे फाइंड आउट करना था। x, y वर अननोन देयर। तो अब मैंने यहाँ पर क्या काम किया, यहाँ पे दूसरा मैंने इसको फाइंड आउट कर लिया इन तमाम चीज़ों को। अब मैंने यहाँ पे लिखना है कि x, y इज इक्वल टू 54/13, सॉरी ये मैंने पहले लिख दिया। और अब मेरे पास x जो था वो बराबर था 0 के। और x मेरे पास 0 के बराबर क्यों था, मैं आप लोगों को वो चीज़ भी बता दूं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे बात की जा रही थी y एक्सिस की। तो जब भी y एक्सिस का जिक्र हो रहा होता है तो फिर वहाँ पर y एक्सिस की जगह पे हमेशा मेरे पास x = 0 होगा। तो अगर यहाँ से अगर आपके पास x फॉर एग्जाम्पल किसी मिस्टेक की वजह से 0 नहीं आ रहा, तो फिर आपको ये बात समझ जानी चाहिए कि आपने सवाल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक की है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और एक बहुत अच्छा सवाल था। आई होप सो कि मैं आप सबको ये क्वेश्चन समझाने में कामयाब हो गया हूँ इंशाल्लाह अज़ीज़। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर मैं जितने भी टिक मार्क लगा दूँ उतने ही कम होंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंशाल्लाह अज़ीज़। वाला क्वेश्चन लाजमी आप अपने 2022 के पेपर के अंदर देख रहे होंगे। इस वाले सवाल की क्या लॉजिक है, इसको समझाने की तरफ बढ़ूंगा। अब द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P2, -3 एंड Q, -4, 5। मुझे ये बात कही जा रही है बिल्कुल आसानी के साथ और तरीके के साथ कि मेरे पास एक डायरेक्ट लाइन है जिसके एंड पॉइंट्स 2 हैं। क्या है एंड पॉइंट्स? एक है P2, -3, उसको मैंने लिख दिया। दूसरा है कि Q, -4, 5। अब यहां तक काम करने के बाद अगली बात पढ़ेंगे। अगली बात के अंदर मेन कॉन्सेप्ट है। मुझे अब इसके बाद कहा जा रहा है कि इस ट्राइसेक्टेड का मतलब ये है कि मेरे पास कोई भी फॉर एग्जाम्पल, अब इसको छोड़कर एक और बात करता हूं आप सबके सामने। मैं बात आप सबके सामने ये करूंगा आपके, फर्ज करें मेरे पास कोई भी एक चीज पड़ी, कोई भी एक केक पड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल केक है ये, फर्ज करें आप लोग। और अब इसको मुझे कोई बंदा कह रहा है कि ट्राइसेक्ट करें, तो मैं इसको 3 बराबर हिस्सों में काटूंगा। ट्राइसेक्ट करना यानी कि मैं काटूंगा तो 2 टुकड़ों के अंदर, यानी कि छुरी से मैं इसके 2 पीसेस करूंगा, नाइफ के साथ 2 पीसेस करने के बाद अब लेकिन मेरे पास जो है ये 2 मेरे पास होंगे पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, यानी कि 2 पॉइंट्स जिससे मैंने इसको कट किया, काटा। इस केक की एग्जांपल मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूं ताकि आप लोगों को ये वाली बात मजीद अच्छे से क्लियर हो सके, और आई होप सो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को समझाने में कामयाब हो जाऊंगा इस एग्जांपल के बाद। अब ये एक टुकड़ा होगा केक का, ये वाला दूसरा टुकड़ा होगा केक का, जबकि ये वाला टुकड़ा मेरे पास तीसरा टुकड़ा होगा केक का। इंशाल्लाह ताला ये वाली बात अब आप सबको समझ में आ चुकी होगी। अब इसी तरीके से मुझे कहा जा रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। इस वाली बात की जानिब बाद में बढ़ेंगे, पहले मैं आपको लाइन की ट्राइसेक्शन करके दिखा देता हूं। एक टुकड़े में टूटी लाइन और ये दूसरे टुकड़े में टूटी लाइन। अब ये देखिए, क्या ये एक टुकड़ा है मेरे पास? आप कहेंगे जी सर ये वाला टुकड़ा बिल्कुल एक है। अब ये दूसरा टुकड़ा है मेरे पास लाइन का, जबकि ये वाला मेरे पास तीसरा टुकड़ा होगा लाइन का। तो क्या ये बात साबित हो गई मेरे पास कि ये वाली जो मेरे पास लाइन है, अब ये वाली लाइन मेरे पास ट्राइसेक्टेड हो चुकी है। अब मुझे क्या काम करना है? अब जो अगर आपने सवाल को अगर यहां तक अच्छे समझ लिया तो इंशाल्लाह ताला आगे कोई भी चीज आपके लिए मुश्किल नहीं बचेगी। अगला काम कहा जा रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, यानी कि इनके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करके बताएं x, y = ? और यहां पर मुझे ये वाली बात भी कही जा रही है कि दूसरा जो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन था, यानी कि 2 टुकड़ों में बराबर मैंने कट किया एक केक को, तो मेरे पास क्या क्या चीजें आ गई? मेरे पास एक जो है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन और मेरे पास ही दूसरा पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। मुझे इन दोनों को फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। अब मैंने यहां पर क्या किया, अपनी आसानी के लिए मैंने इसको L और इसको M का नाम दे दिया, यानी कि L x, y पहले मुझे फाइंड आउट करना होगा, फिर मुझे M x, y को फाइंड आउट करना होगा। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे रेशोज दिए गए नहीं है, अब मुझे रेशोज को खुद अपने बल पर फाइंड आउट करना है। तो मैं किस तरीके से फाइंड आउट करूंगा? सबसे पहले मैं बात करूंगा इस वाले रेशो की। तो जब मैं इसकी बात करूंगा तो मुझे ये बात पता चलेगी कि जब यहां से मैंने देखा कि इससे पहले कितना कुछ मौजूद है, यानी कि ये मेरे पास एक टुकड़ा था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 यानी कि ये मेरे पास हो गया M1। मैं इस चीज़ को आप लोगों को बहुत एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बात बहुत अच्छे से समझ में आ सके और किसी टाइप की क्यूरी इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको इस छोटी सी वीडियो को देखने के बाद ना रहे, और आई होप सो कि इंशाल्लाह ताला मैं इस चीज़ में कामयाब हो पाऊंगा। अब दूसरा मेरे पास क्या है,
मेरे पास दूसरा रेशो है कि ये वाला लाइन का एक टुकड़ा हो गया जो कि m1 बन चुका। अब ये मेरे पास दूसरा है एंड ये तीसरा है। अब इसको मैं कैसे करूंगा, यहां तक करने के बाद m1 मेरे पास बराबर हो चुका, मैंने इसका काम खत्म कर दिया। अब मैं क्या काम करूंगा, अब यहां से लेकर यहां तक मैं देखूंगा, इसके बाद अब गिनूंगा कि कितने टुकड़े हैं लाइन के मेरे पास मौजूद। तो एक और ये दो लाइन के टुकड़े मेरे पास अब मौजूद थे। तो अब यहां पर मैं रेशियो में लिख दूंगा कि 2, और इसके साथ मुझे ये बात भी पता चल जाएगी कि डियर स्टूडेंट्स ये वाली चीज मेरे पास m2 है, यानी कि रेशियो m2 जो है मेरे पास वो बराबर है 2 के, जबकि रेशियो m1 मेरे पास बराबर है 1 के। आई होप सो ये बात आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब इसको मेरे लिखने से पहले आप लोगों को चाहिए कि आप लोग खुद लिख लें, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो सके कि आप लोगों की तैयारी किस मकाम पर है इस वक्त। अब यहां पर अगर मैं इसको देखूं तो दोबारा वही वाला काम करूंगा कि m1 के लिए, अब पहले मैं यहां पर था, इसलिए जो पहले लाइन का टूटा वो टुकड़ा था मेरे पास वो ये वाला था, एक टुकड़ा। तो इसके एक होने की वजह से मेरे पास यहां पर क्या आ गया, रेशियो m1 1 आ गया, और यहां पे इन दो को गिनने के बाद मेरे पास 2 आ गया। अब यहां पर मैं क्या काम करूंगा, यहां पर जस्ट अब मैंने ये वाला काम करना है कि अब यहां से जब मैं गिनना शुरू करूंगा तो यहां से लेकर यहां तक एक लाइन का टुकड़ा टूटा हुआ ये वाला और एक टूटा हुआ टुकड़ा लाइन का ये वाला जो कि ट्राइसेक्ट हो चुका है। तो अब मेरे पास क्या चीज बन जाएगी, अब मेरे पास आ जाएगा m1 की जगह पे 2, जबकि एक लाइन का टूटा हुआ टुकड़ा ये वाला ये मेरे पास आ जाएगा 1 के, ठीक है, बिकॉज ये एक टुकड़ा था तो यहां पर 1 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ अब कि ये वाला मेरे पास है m1 रेशियो m2, m1 है बराबर 2 के और m2 है बराबर 1 के। आई होप सो कि यहां तक अब आप सबको ये बात बहुत अच्छे तरीके के साथ समझ में आ चुकी होगी इंशाअल्लाहुल अजीज। अब मैंने यहां पर क्या काम करना है, मुझे करना था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, यानी कि क्योंकि लाइन को डिवाइड किया जा रहा है यूजिंग फार्मूला फॉर डिवीजन ऑफ अ लाइन। यूजिंग फार्मूला, किस फार्मूले को इस्तेमाल करूंगा और किस तरह से इस्तेमाल करूंगा अब उसको देखेंगे। x इज टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यहां पर अगर आप चाहें तो अपनी आसानी के लिए पहले लिख लें कि आप पहले किसको फाइंड आउट कर रहे हैं, फॉर l x, y। अब यहां से अब आपने क्या करना है, अब आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके के साथ पता चल चुकी हैं कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं और किस तरह से हैं। और एक और बात, अब यहां पर अब आपके पास जो x1 और y1 है वो होगा ये वाला, यानी कि आपके पास जो मेन जो पॉइंट था P2, -3 ये आपके पास आ जाएगा x1, y1, और ये आज आपके पास आ जाएगा -4, 5 x2, y2। अब आपने यहां से क्या काम करना है, अब आपने करना है कि अब यहां से आपको क्योंकि x फाइंड आउट करना था तो अब आप इस x को यहां पे छोड़ देंगे इस तरीके से, और अब m1 को देखेंगे। m1 क्या है आपके पास, यहां पर मैं साइड पे लिख देता हूं m1, इसके लिए मेरे पास m1 किसके बराबर था, 1 के बराबर था। और किस तरह से आया ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके के साथ समझा चुका हूं मैं इंशाल्लाह। आई होप सो कि आप लोगों को बात क्लियर हो चुकी होगी। और m2 मेरे पास बराबर है 2 के। अब आगे क्या काम करेंगे, अब आगे मुझे ये काम करना होगा कि काम मैंने यहां पर ये वाला किया है कि यहां पर मैंने तमाम वैल्यूज को पुट किया, m1 की जगह पे m1 को, और x2 की जगह पे x2 को, और x1 की जगह पे x1 को, और m2 की जगह पे m2 को, और यहां पर नीचे m1 प्लस m2 था तो यहां पे इन वैल्यूज को पुट किया। और बहुत आसान तरीके के साथ 5 क्लास की मैथ का इस्तेमाल करते हुए मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन करके x का अपना आंसर निकाल लिया। आई होप सो कि यहां तक ये तमाम चीजें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी, और आप लोगों को ये बात भी क्लियर हो चुकी होगी कि अब ये जो मेरे पास आएगा अब आंसर, कितना आंसर आ चुका है अभी तक ये बता देता हूं पहले। l x, y ये मेरी तलाश है अपने सवाल को फाइंड आउट करने के लिए, इन दोनों को x और y को, जिसमें से मेरे पास 0 आ चुका है, जबकि y स्टिल मेरे पास नहीं मौजूद, नहीं मुझे मालूम कि ये किसके बराबर है। अब मैं y के लिए काम करूंगा। अब जब मैंने y के लिए अपना काम किया है तो फिर मेरे पास क्या क्या चीज़ें आ गई, m1 और m2 मेरे पास ऑलरेडी मौजूद थे, इन दोनों को जस्ट मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। अब यहाँ पर y2 और y1 मेरे पास क्या थे, इनको एक दफ़ा दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ कि y1 मेरे पास ये था जबकि y2 मेरे पास ये था, यानी कि मेन जो मेरे पास पॉइंट्स थे उनमें से मैंने x1, y1 और x2, y2 निकाला है। होप सो ये तमाम चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। और अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर बाकी तमाम चीज़ों को देखते हुए सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन करके मैंने यहाँ से y का भी आंसर निकाला जो कि मेरे पास आ गया y इज टू -1/3। अब मेरे पास क्या चीज़ आ गई, अब ये आप लोगों को बताना ज़रूरी है। l x, y इज इक्वल टू 0, -1/3, यानी कि 50% क्वेश्चन मेरा मुकम्मल हो चुका हुआ है। 50% क्वेश्चन को मैं डन कर चुका हूं यहां तक, यानी कि समझ लें मुझे 2.5 मार्क्स मिल चुके हैं अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था तो। अब इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि बकाया 2.5 मार्क्स हमें किस तरीके से मिल सकते हैं। नाउ
फॉर एम एक्स कॉमा वाई। अब मुझे दूसरी चीज को फाइंड आउट करना है, यानी कि जो रिमेनिंग मेरे पास 50% रह गया क्वेश्चन का। किस तरीके से फाइंड आउट करूंगा? दोबारा डिवीजन ऑफ अ लाइन का फॉर्मूला लगाना है मैंने, और लगाने के बाद सबसे पहले मैं एक्स के ऊपर काम करूंगा। एक्स इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1। मुझे बात पता है कि अब मेरे पास जो रेशियोज बने थे एम एक्स कॉमा वाई पॉइंट के लिए, अब वो मेरे पास है 2, यानी कि m1 रेशियो m2 इज इक्वल्स टू 2 रेशियो 1। और किस तरह से आए मैंने पीछे बहुत डिटेल में बताया। आई होप सो कि बात अब आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी इंशाल्लाह ताला। और अब इसके बाद मेरे पास m1 और m2 तो आ गए, लेकिन अब मेरे पास x1 और x2, अब ये वाले मेरे पास पॉइंट्स कहां से आए एक दफा दोबारा आप लोगों को बता देता हूं कि x1 मेरे पास 2 है और x2 मेरे पास है -4। अब ये वाले पॉइंट्स मेरे पास क्योंकि सेम रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, इस वजह से मैंने इनको चेंज नहीं किया। और यहाँ पर मैंने इन तमाम चीज़ों को पुट करवाया, करवाने के बाद काम किया इनके ऊपर। 2 मल्टीप्लाई बाय -4 -8 और प्लस 2 1 2 डिवाइड बाय 3। अब -8 प्लस 2 जब मेरे पास होगा तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो होगा x इज इक्वल्स टू -6। x इज इक्वल्स टू -6 डिवाइडेड बाय 2, और x इज इक्वल्स टू मेरे पास अब जो फाइनल आंसर आ रहा होगा, आई एम सॉरी, यहाँ पे डिवाइड बाय 3 था, तो -6 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। 3 1 3 एंड 2, यानी कि x इज इक्वल टू -2 मेरे पास आ गया। अब यहां तक करने के बाद मेरे पास कितना आंसर आ चुका है ये आप लोगों को बता देता हूं। मेरे पास अब आंसर आ चुका है m x कॉमा वाई इज इक्वल टू -2, 0, यानी कि x तो मैं फाइंड आउट कर चुका हूं, लेकिन अब मुझे y को फाइंड आउट करना है। किस तरह से देखना है अब उसको देखते हैं। अब जो मैंने काम किया वाला काम मैंने किया है y के लिए, y की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पर m1 और m2 क्या है मुझे पता है और m1 क्या है मुझे पता है, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 2 रेशियो 1। यहाँ पर उन वैल्यूज को पुट करवाया, और y1 y2 मेरे पास कहाँ से आया था? y1 y2 मेरे पास, दोबारा आप लोगों को बताता चलूंगा कि मेरे पास ये वाली चीज़ें आई थी इस जगह से। तो कैसे आई थी यहाँ से देख लेते हैं दोबारा। m1 मेरे पास आएगा y1 जो कि -3 और y2 है जो कि 5 है। यहाँ से मेरे पास y1 और y2 आ गया। अब यहाँ से मैंने इन तमाम वैल्यूज को पुट करवाया, और पुट करवाने के बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद मेरे पास जो फाइनल आंसर आया वो आया है y इज इक्वल टू 7/3। और यहाँ पर l x कॉमा y मेरे पास -2, 7/3 आ गया। तो क्या मुझे जो काम करना था, यानी कि मुझे एक इस चीज को फाइंड आउट करना था और एक इस चीज को फाइंड आउट करना था, क्या मैं दोनों को फाइंड आउट करने में कामयाब हो गया हूं? तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन दोनों को फाइंड आउट करने में कामयाब हो चुका हूं। ये मेरे पास पहला आंसर था जो 50% कंप्लीट हुआ था क्वेश्चन जिसको करने के बाद, और इसको करने के बाद ये मेरे पास दूसरी चीज थी। और अब इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये वाला क्वेश्चन 100% मुकम्मल हो चुका हुआ है। और ये वाला क्वेश्चन मजीद आपको चाहिए कि आप इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके के साथ और चीज़ों को रिवाइज करें। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से बहुत ज़्यादा कि ये वाला क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला आप लोग लाजमन देख रहे होंगे, क्योंकि मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग आसानी के साथ कर सकें और ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, ताकि आप लोगों के 5 मार्क्स इंशाल्लाह ताला फाइनल हो सकें और आप लोग इन मार्क्स को हासिल कर सकें। बस अब आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारे पास अब वो एक्सरसाइज नंबर 2.4 की होगी। एक्सरसाइज नंबर 2.2 को अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुकम्मल कर चुके हैं। अब आपको चाहिए कि आप एक्सरसाइज नंबर 2.1 को और 2.2 को, जो कि मुकम्मल तौर पे डिस्कस कर ली जा चुकी हैं, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनके पास्ट पेपर्स को सॉल्व कीजिए, ताकि तमाम चीज़ें आपको मजीद अच्छी तरीके के साथ समझ में आ सकें। अगर आपको किसी टाइप की कोई भी क्यूरी है या अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो फिर आप कमेंट सेक्शन के अंदर उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप मेरी टीचिंग के हवाले से कोई भी इंपॉर्टेंट अपनी सजेशन देना चाहते हैं तो फिर आप काइंडली अपनी सजेशन लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे दें, क्योंकि आप लोगों की तमाम सजेशंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब आपसे एक्सरसाइज नंबर 2.4 के अंदर मुलाकात करूंगा, और लास्ट बात ये कहना चाहूँगा आप लोगों से कि ये पूरी की पूरी वर्कशीट जिसके ऊपर मैंने वाला काम किया है आज का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 को, क्वेश्चन नंबर 25 को, इस वाले क्वेश्चन को यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 को, एंड क्वेश्चन नंबर 13 को, जो कि दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, 13 और मेरे पास ये 19, जो कि अभी किया क्वेश्चन नंबर 19। अब ये दोनों क्वेश्चन मेरे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, और मेरे पास 24 और 25 इन दोनों में से किसी भी एक के आने का इंशाल्लाह ताला 100% चांस है। तो फिर आपको चाहिए कि इन चारों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। आज का वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो आपको इन तमाम चीज़ों को एक दफ़ा रिवाइज करना है अच्छे से। और ये पूरी की पूरी वर्कशीट जो है आपके पास इस चीज़ की PDF की सूरत में तमाम की तमाम फाइल्स मौजूद होंगी। अगर आप चीज़ों को रिवाइज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो फिर आप वहाँ से PDF फाइल के लिंक को ओपन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके पास
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। और इसके साथ ही, क्योंकि ये वाला काम तो मैंने एक रफ वे में करवाया और आप लोगों को जस्ट समझाया है, आपको बोर्ड में किस तरह से करना चाहिए सवाल को, एक अलग से पीडीएफ फाइल का लिंक मैं उसके लिए भी अटैच कर दूंगा। अगर आपने फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देखी है तो आपके लिए बात नई होगी, इस वजह से मैंने दोबारा बता दी। और जो पहले से इन वीडियोस को देख रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को आई होप सो के बाद पहले से ही मालूम होगी। अब इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अवैस नदीम।